हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज कल हम कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री को और उसका कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। पिछली क्लास में हमने आपको वैद्युत अपघटनीय विलयनों की चालकता के बारे में आपको बताया था, उसका चालकत्व ज्ञात करना आपको बताया था। और वहीं हमने आपको समझाया था प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध जिसे हम प्रतिरोधकता कहते हैं वह क्या होता है, चालकत्व क्या होता है और चालकता क्या होती है। उन सभी बातों का यूज आज के हमारे वीडियोस में होगा। यदि आपने वो क्लास अटेंड नहीं करी है तो प्लीज पहले जाकर के उस क्लास को जरूर देखिएगा। और आज का हमारा जो टॉपिक है वह है हमारा एनसीईआरटी का टॉपिक 3.4.1 जो कि है आयनिक विलयनों की चालकता यानी कि कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। पहली बात कि इसमें जो ये आ रहा है आयनिक विलयन, इसका क्या अर्थ है, क्योंकि चालकता का अर्थ आप जानते हैं। चालकता जिसे हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता अथवा विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। यह बात हमने पिछली क्लास में आपको समझा दी थी। और चालकता को या विशिष्ट चालकत्व को हमने वहां एक साइन था हमारा जिसे हम कापा कहते थे, के से रिप्रेजेंट किया था। और अब यहां पर आ गया है आयनिक विलयनों की चालकता। पहली बात, आयनिक विलयन क्या होते हैं? ऐसे सभी विलयन जिनमें की आयन उपस्थित हो, ऐसे विलयनों को हम कहते हैं वह हमारे आयनिक विलयन होंगे। अब सामान्यतः आप कभी भी देखेंगे तो जो जल होता है जब शुद्ध अवस्था में माना जाता है तो कहा जाता है कि यह विद्युत का कुचालक है। लेकिन उस जल में भी जब जल शुद्ध अवस्था में होता है तो उसकी भी बहुत सूक्ष्म मात्रा में उसकी कुछ ना कुछ चालकता अवश्य होती है। क्यों होती है? क्योंकि जल भी जब हम कह सकते हैं दो आयनों में परिवर्तित होता है, एक हमारा होता है H+ आयन और दूसरा होता है OH आयन, शुद्ध जल। यह भी क्या करता है, H2O H तथा OH आयनों में टूट जाता है कुछ हद तक, जिसके कारण शुद्ध जल में भी बहुत हल्की सी उसकी एक चालकता होती है, काफी कम चालकता होती है। अन्यथा हम कहते हैं कि शुद्ध जल क्या है, विद्युत का कुचालक ही है। अब शुद्ध जल में यदि हम कुछ ऐसा पदार्थ मिला दें जो कि विलयन बनने पर, क्योंकि विलायक क्या हो जाएगा, जल, और जो पदार्थ आप डालेंगे वो हमारा क्या होगा, विलेय, और विलायक और विलेय आपस में मिलेंगे तो किसका निर्माण होगा, विलयन का निर्माण होगा। अब विलायक तो आपके पास मान लिया जल है और विलेय के रूप में आपने कोई एक ऐसा पदार्थ डाला जिसे हम कहते हैं वैद्युत अपघटनीय पदार्थ कोई डाल दिया जो अपने अपघट्यों में टूट जाता है, एक धन आयन में और एक ऋण आयन में टूट जाता है। तो जब वह जल में जाएंगे और जल में जाकर के आयनों में वो टूटेगा वो विलेय पदार्थ, तो उसके कारण जल में या विलयन में हम कहेंगे उसकी चालकता बढ़ जाएगी। क्योंकि चालकता का अर्थ है कि ऐसा कोई भी पदार्थ, ऐसा कोई भी विलयन जो कि विद्युत धारा को अपने भीतर से प्रवाहित कर पाए। अब विद्युत धारा के प्रवाह के लिए हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि मुख्य रूप से विद्युत धारा का अर्थ होता है आवेशों का प्रवाह। और आवेश हमने बताया था वहां तीन प्रकार के, एक कहा था इलेक्ट्रॉन, दूसरा हमने कहा था कोटर, और तीसरा हमने कहा था जो कि हमारे होते हैं आयन, चाहे वो धन आयन हो चाहे ऋण आयन हो। तो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह हमने बताया था वो होता है धातुओं में, मेटल्स में। और जो हमारे होल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कोटर कहा जाता है, जिन्हें, उनके द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह होता है अर्धचालकों में। अर्धचालकों में हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों के द्वारा होता है। और तीसरा हमने कहा था कि जो आयन होते हैं वह किसी भी वैद्युत अपघट्य, यदि कोई विलयन है, कोई आयनिक सॉल्यूशन है, तो उसमें क्या होगा, जो विद्युत धारा का प्रवाह होगा वो आयनों के माध्यम से होगा, क्योंकि आयन भी अपने आप में क्या है, आवेश है। तो इसी बात को हमने क्या करना है, आज के टॉपिक में डिस्कस करना है। तो पहली परिभाषा आपको इतना तक अब तक यह समझ में आ गया होगा कि जब हम किसी जल में जो कि शुद्ध विलायक है उसमें कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ, वैद्युत अपघट्य पदार्थ का अर्थ है कि एक ऐसा पदार्थ जो जल में जाने पर धन आयन तथा ऋण आयनों में टूट जाए, उसे कहेंगे वैद्युत अपघट्य पदार्थ। तो जब वह जल में जाएगा तो एक विलयन का निर्माण करेगा, उस विलयन में धन आयन भी होंगे और ऋण आयन भी होंगे। अब यदि उस विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करें तो आराम से वो आयन क्या होंगे, विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने देंगे। तो सबसे पहले हम इसी बात को परिभाषा के रूप में लिखें कि आयनिक विलयनों की चालकता की क्या परिभाषा है, क्या अर्थ है। तो इसे लिखते हैं। हमने कहा एक ऐसा विलयन, एक ऐसा विलयन जो अपने भीतर से
अपने भीतर उपस्थित धन आयनों तथा ऋण आयनों के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करा सके, ऐसे विलयन को आयनिक विलयन कहते हैं। आयनिक विलयन कहते हैं तथा इसकी चालकता को आयनिक विलयन की चालकता कहते हैं। तो मुझे लग रहा है यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि आखिर आयनिक विलयनों की चालकता का क्या अर्थ है। इसमें आयन क्या होते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूं, और आयनिक विलयन क्या होते हैं ये भी। एक ऐसा विलयन जिनमें आयन उपस्थित हो वो आयनिक विलयन कहलाएगा। और चालकता क्यों उसके भीतर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है ये मैं बता चुका हूं कि वह आयनों के कारण है, क्योंकि विद्युत धारा बहने का मूल कारण है आवेशों का प्रवाह, और आयन भी क्या है अपने आप में एक आवेशित कण ही। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब यदि एग्जाम्पल की बात करें तो हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। एग्जाम्पल हम दे लिए कि यदि KCl को किसी जल में घोलते हैं तो वहां पर हमारे K आयन और Cl आयन क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं जल में घुलने पर। अब यह दोनों के दोनों क्या करेंगे, विद्युत धारा के प्रवाह में अपना योगदान करेंगे। इसका अर्थ है ऐसे आयनिक विलयन से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो पाएगी। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई है। अब हम आगे अपने समझते हैं इसको कि हमारे पास आयनिक विलयन तो आ गया, लेकिन उसकी चालकता का मापन कैसे करें, क्योंकि यह हमारा टॉपिक है आयनिक विलयनों की चालकता का मापन, कि उसे मेजर कैसे करेंगे, कैसे आप उसे ज्ञात करेंगे। तो चालकता आप जानते हैं यह प्रतिरोधकता का एकदम विपरीत होता है। प्रतिरोधकता जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध किसी धातु का, किसी पदार्थ के उस गुण को प्रदर्शित करता है जिसके द्वारा वह धारा के मार्ग में एक अवरोध उत्पन्न करे, धारा को आगे न बहने दे, आवेशों को आगे प्रवाहित न होने दे। तो पदार्थों के ऐसे गुण को हम क्या कहते हैं, उनका प्रतिरोध कहते हैं। और उसी को हमने कहा था यदि एक नैसर्गिक गुण है, पिछली क्लास में हम डिटेल में बता चुके हैं कि पदार्थों का एक नैसर्गिक गुण होता है जिसके द्वारा वो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं, उसी को हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। तो अब हमें यह देखना है कि यदि आप किसी जो हमारा आयनिक विलयन है उसकी आप चालकता ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो आप यदि उसका प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे तो आप आसानी से उसकी चालकता को भी बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं, क्योंकि पिछली क्लास में हमने बताया था कि जो चालकता होती है जिसे हम विशिष्ट चालकत्व भी कहते हैं, वह बराबर होती है हमारी, इसे हम प्रदर्शित करते हैं K से, जिसे हम कापा कहते थे, ग्रीक लेटर है। और यह हमारा किसमें होता है, यह होता है 1 विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। और विशिष्ट प्रतिरोध को हम किससे, रो से प्रदर्शित करते हैं, और इसी विशिष्ट प्रतिरोध को हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं, प्रतिरोधकता भी कहते हैं। तो मुझे लगता है इतनी बात अब आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हमें ज्ञात करनी है आयनिक विलयन की चालकता कैसे ज्ञात करें। प्यारे बच्चों, किसी भी आयनिक विलयन की जो चालकता होती है वह केवल विलयन पर ही निर्भर नहीं करती, विलयन के कुछ गुणों पर भी निर्भर करती है कि कोई विलयन कितना आसानी से विद्युत धारा को अपने भीतर से प्रवाहित होने देगा या कितना ज्यादा धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगा, वो उसके कुछ गुणों पर निर्भर करती है। पहला तो वो विलयन, जब कोई विलय को जब किसी हम कहते हैं विलायक में डाल करके विलयन का निर्माण कराया जाता है, तो जो आयनिक विलयन बना है वो आयनिक विलयन किस प्रकृति का है, उसका नेचर कैसा है, पहली बात। दूसरा, उस विलयन में आयनों की सांद्रता क्या है, कंसंट्रेशन क्या है। जितने अधिक हम कह सकते हैं कि आयन उपस्थित होंगे उतने अधिक क्या होगी, उसके भीतर की ओर से विद्युत धारा के चलने को आसानी होगी, उसकी चालकता उतनी ज्यादा होगी, उसका प्रतिरोध उतना कम होगा। तीसरा, हम कहते हैं कि उस विलयन का ताप क्या है, क्योंकि ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है। तो हम यहां लिख सकते हैं इस बात को कि आयनिक विलयन की, आयनिक
विलयन की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारण हैं? पहला हम ले लिखते हैं विलयन की प्रकृति। दूसरा हम कहते हैं कि विलय की मात्रा, विलय की विलायक में मात्रा, क्योंकि यह विलय ही है जो विलायक में घुल करके आयनों का निर्माण कर रहा है। तीसरा हम कह सकते हैं कि विलयन की सांद्रता, ये एक ही चीज है, विलय की मात्रा, या आप कह सकते हैं यहीं पे लिखते हैं सांद्रता, ये भी लिख लेते हैं। तीसरा हम लिखते हैं विलयन का ताप। आप ध्यान रखने का, ताप जो होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है आयनिक सॉल्यूशन में किसके? चालकता के। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी विलयन का ताप बढ़ा दिया जाए, विलयन तो वही है, विलयन में आयनों की सांद्रता, कंसंट्रेशन उतनी ही है, कोई समस्या नहीं है, उसको नहीं बदला है। लेकिन हम कह रहे हैं यदि चालकता बढ़ा दी जाए, ताप बढ़ा दिया जाए, तो भी उसकी चालकता क्या होती है? बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं किसी आयनिक विलयन की जो चालकता होती है मुख्यतः इन बातों पर निर्भर करती है। तो अब बात है कि आखिर आयनिक विलयन जो हमारे पास है उसकी चालकता को कैसे मापें। आप जानते हैं चालकता अगर आपको पता चल जाए तो आप प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, अब प्रतिरोध पता चल जाए तो चालकता ज्ञात कर सकते हैं। हमने अभी यहां पर देखा था कि जो चालकता होती है वो 1 विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होती है। इसका अर्थ है आपको विशिष्ट प्रतिरोध पता चल जाए तो आप चालकता पता कर लेंगे। तो हम इसी तरीके को इस्तेमाल में लाएंगे, हम विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करेंगे सबसे पहले, और उसी के द्वारा क्या करेंगे? चालकता को भी ज्ञात कर लेंगे। अब कैसे ज्ञात करेंगे ये भी देखिए। हम जानते हैं चूंकि प्रतिरोध को हम लिखते हैं R = ρ × L/A। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसका हमने पिछली बार आपको बताया था। R = ρ × L/A, जहां R प्रतिरोध को, ρ जिसे हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, उसको प्रदर्शित करता है, L उस प्रतिरोध की, उस चालक की लंबाई को प्रदर्शित करता है जिसका हम प्रतिरोध ज्ञात कर रहे हैं, और A होता था उसकी एकांक परिच्छेद का क्षेत्रफल। तो अब यदि हम R को या विशिष्ट प्रतिरोध को ज्ञात कर रहे हैं तो इसका अर्थ है हमें उस चालक की लंबाई भी पता होनी चाहिए, और चालक कह लीजिए या उस पदार्थ की, और साथ में उसके एकांक परिच्छेद का क्षेत्रफल भी पता होना चाहिए। लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं आयनिक सॉल्यूशन की, आयनिक विलयन की। अब आप खुद ही सोचिए, आखिर आयनिक विलयन की लंबाई आप कैसे नापेंगे, या आप आयनिक विलयन के एकांक परिच्छेद का क्षेत्रफल जो A है उसे कैसे ज्ञात करेंगे? यह अपने आप में एक समस्या है, पहली बात। दूसरी समस्या यह आती है आयनिक विलयनों की, कि जब हम आयनिक विलयन में कोई डीसी यानी कि दिष्ट धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है कि वहां पर कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। यदि ज्यादा देर तक हम दिष्ट धारा प्रवाहित करें और रासायनिक अभिक्रिया घटित होने के कारण हम कह सकते हैं विलयन का संगठन ही परिवर्तित हो जाता है, उसके अंदर हमने जो आयन डाले थे वही चेंज हो गए। तो इसका अर्थ है कि वहां पर क्या करेगा, जो डीसी धारा होगी वो विलयन की चालकता को प्रभावित कर देगी, बदल देगी। तो हम वहां पर ज्यादा देर तक आयनिक विलयन में डीसी धारा को प्रवाहित नहीं कर सकते। एक ये समस्या आती है। तो दो समस्याएं हमने आपको बताई। पहला, तो उस विलयन का आप L तथा A कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि वो तो हमारे पास सॉल्यूशन है आयनिक विलयन। दूसरा, हमने कहा उसमें यदि धारा प्रवाहित करें, क्योंकि जब धारा डालोगे, धारा प्रवाहित करोगे, तभी तो आप उसका चालकता या विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोध ज्ञात करोगे। बिना धारा प्रवाहित करे तो आप ज्ञात भी नहीं कर सकते। तो इन दो समस्याओं का निजात कैसे करते हैं? पहला, हमने अभी बताया कि डीसी प्रवाहित करने पर क्या होगा, यदि दिष्ट धारा प्रवाहित करेंगे, उस जो हम कह सकते हैं विलयन का रासायनिक संगठन परिवर्तित हो जाएगा, और हम चाहते हैं वो परिवर्तित ना हो। तो हम क्या करते हैं, विलयन में डीसी की बजाय एसी प्रवाहित करते हैं। आप जानते हैं एसी जिसे हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, और डीसी जिसको कहते हैं दिष्ट धारा। इन दोनों में क्या अंतर होता है? दिष्ट धारा में धारा एक नियत दिशा में बहती है, इसीलिए आपने सेलों में देखा होगा एक तरफ धन एक तरफ ऋण लिखा हुआ रहता है। वो आप उल्टा लगा देंगे सेल को किसी उपकरण में तो काम नहीं करेगा। दूसरी बात हम करें प्रत्यावर्ती धारा की।
प्रत्यावर्ती धारा में भी धन तथा ऋण तो होता है, लेकिन वो फिक्स नहीं होते, वो लगातार अपने को बदलते रहते हैं। 1 सेकंड में लगभग 50 बार वो अपने को बदल लेते हैं। तो आपने देखा होगा आपके घरों पे जो वैद्युत उपकरण हैं उसमें जो 2 पिन प्लग हैं, उन 2 पिन प्लगों में आप जब कोई वैद्युत उपकरण लगाते हैं तो उसका जो 2 पिन होता है, चाहे आप उसे ऐसे डालिए चाहे आप उसे पलट के डालिए, आपका उपकरण आसानी से काम करता है, वो कोई गड़बड़ नहीं करता। तो प्रत्यावर्ती धारा को कह सकते हैं कि वो अपनी क्योंकि दिशा लगातार बदलती है, इसलिए उसको यदि हम आयनिक विलयन में प्रवाहित कराएंगे तो उससे आयनिक विलयन का रासायनिक संगठन परिवर्तित नहीं होगा। तो मुझे लगता है मेरी 2 बातें आपको समझ में आ गई होगी। पहले का समाधान हमने क्या कर लिया, एसी ले ली, और दूसरे का समाधान क्या करना है, दूसरी समस्या एल तथा ए कैसे ज्ञात करोगे आयनिक विलयन की। तो इसके लिए तरीका क्या है, हम जो इसके लिए चालकता सेल बनाते हैं, किसका बात करी हमने, चालकता सेल, यानी कि एक ऐसा सेल जिसकी हमें चालकता ज्ञात करनी है। इसके लिए क्या करा, चाहे आप इस तरीके का सॉल्यूशन बनाइए, ये हमने एक सिलेंड्रिकल एक बर्तन ले लिया है, यहां पर हमने एक इलेक्ट्रोड लगा दिया, यहां पर एक दूसरा इलेक्ट्रोड लगा दिया, और इसको उस परिपथ से जोड़ दिया जिस परिपथ के द्वारा हम इसका चालकता अथवा विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोध ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो और विलयन कहां भरा हुआ है, हमने यहां पर भर दिया। अब आप कहेंगे इसका क्या उपयोग होगा, इसका उपयोग यह होता है कि इसमें हम इन दोनों के बीच में जो विलयन भरा रहता है इसको ले लेते हैं, इस चालकता सेल की लंबाई L, और इसके एकांक परिच्छेद का क्षेत्रफल, एकांक परिच्छेद का क्षेत्रफल आप समझते होंगे, मेरे पास ये मार्कर है, इसकी यदि पतली सी एक स्लाइस निकाल ली जाए, जैसे आप सलाद बनाते हैं तो गाजर और मूली की पतली पतली स्लाइस निकालते हैं गोल गोल, यदि ठीक वैसे ही निकाल दी जाए और उसके पृष्ठ का यदि क्षेत्रफल निकालें तो वही हमारा होता है एकांक परिच्छेद का क्षेत्रफल। यानी कि ये गोलाकार बेलनाकार ट्यूब है, इसकी कटिंग करूंगा तो मुझे एक इस प्रकार से चकती मिलेगी, इस चकती का जो क्षेत्रफल होगा वही क्या होगा, एकांक परिच्छेद का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से हम L तथा A ज्ञात कर सकते हैं, और इस वाले हमने का इस वाले फार्मूले को यूज करेंगे। या इसके अलावा एक कुछ और तरीके भी हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, उसमें इस तरीके की एक ट्यूब भरी हुई है, और इस ट्यूब में भी क्या कर दिए, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक ये वाला इलेक्ट्रोड एक ये वाला इलेक्ट्रोड, और इसको भी हम क्या कर देते हैं, ये हमारे 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। और ये 2 इलेक्ट्रोड होते कैसे हैं, इसमें जो हमारा कह सकते हैं कोई भी हमारा पदार्थ होगा कंडक्टर, उसके ऊपर प्लेटिनम ब्लैक की क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। इन इलेक्ट्रोड, ये क्या है हमारे इलेक्ट्रोड, यह भी क्या है, ये भी क्या है इलेक्ट्रोड, और इनके ऊपर क्या कर देते हैं, प्लैटिनम ब्लैक की कालिख या पॉलिश कह सकते हैं, पॉलिश लगा दी जाती है। तो ये इस प्रकार से हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, और यहां तक आपने क्या कर देना, सॉल्यूशन को भर देना है, इस प्रकार से बना सकते हैं। तो चालकता सेल इस प्रकार से हैं। आपको कुल मिलाकर के ये सोचना है कि कोई भी आप एक हम कह सकते हैं बेलनाकार बर्तन लीजिए, उसके दोनों सिरों पर एक एक इलेक्ट्रोड लगा लीजिए। अब आपको इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी, और इस बेलनाकार जो हमारे पास कह सकते हैं ट्यूब है, उसकी यदि एक स्लाइस माने तो उसका एकांक परिच्छेद का क्षेत्रफल यदि ज्ञात कर सकते हैं वो हमारा A के बराबर होगा। तो ज्ञात कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब हम साइंस की बात करते हैं तो हम परिशुद्धता में ज्यादा यकीन करते हैं। हम जानते हैं हम अपनी मापों को जितना शुद्ध लेंगे हमारे परिणाम भी उतने ही एक्यूरेट आएंगे। तो अब समस्या आती है कि इन ट्यूब्स की ये L तथा A निकालने में निकल तो जाती है, लेकिन उसका शुद्धता से मापन हम कह सकते हैं काफी मुश्किल काम है। तो इस चीज को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक बर्तन बना लिया, मान लेते हैं मैंने ये अपना एक चालकता सेल बनाया। अब इस चालकता सेल में मुझे कोई एक विलयन डाल करके उसका चालकता ज्ञात करनी है या उसका विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो अब क्या करेंगे हम, उसके लिए तरीका क्या है, क्योंकि मैं L तथा A ज्ञात नहीं कर पा रहा हूं शुद्ध रूप से इसकी, तो उसके लिए एक और तरीका यह है कि आप सबसे पहले एक ऐसा विलयन इसमें डाल दीजिए जिस विलयन की चालकता आपको पता हो या उसका आपको प्रतिरोध पता हो।
यदि वो पता होगा तो आप क्या करेंगे, इस वाले फार्मूले में R की वैल्यू और रो की वैल्यू जब आपको पता होगी तो आप L/A की वैल्यू को ज्ञात कर लेंगे। मेरी बात आपको लग रहा है समझ में आ रही होगी। हमने कहा कि इन चालकता सेलों का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि इसमें हमने कहा था एक तो डीसी नहीं भेज सकते, तो डीसी न भेजने के लिए हमने कहा उसका उपाय यह है कि आप एसी भेजिए। दूसरी समस्या कि इन चालकता सेलों की जिनमें हम विलयन भर के उसकी चालकता ज्ञात करना चाह रहे हैं आयनिक विलयन की, उसका एल तथा ए हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि यह फार्मूला तो हमारा किसके लिए था, कंडक्टर्स के लिए था, चालकों के लिए था। कौन से, जो धात्विक चालक थे, जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, उसके लिए यह वाला फार्मूला था। अब हम जब इनका ज्ञात करना चाह रहे हैं तो हम कह रहे हैं इसके लिए एल तथा ए निकालना तो मुश्किल है, तो इसके लिए हम एक इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। हमने पहले एक अपरेटस बना लिया, उसमें हमने जो विलयन भरा उसकी चालकता हमें पहले से पता हो, किसी भी तरीके से कह सकते हैं, किसी भी दूसरे मेथड से हम उसकी चालकता ज्ञात कर लें, या प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कर लें। अब उसको इसमें भरा हमने, और ये दोनों वैल्यूज यदि मान रखें तो किसका मान आ जाएगा, L/A का मान आ जाएगा। और L/A का यदि आपके पास मान आ गया तो इसका मतलब है आप L/A का यदि मान आपके पास आ गया तो अब अगली बार जब आप ऐसा विलयन इसमें भरेंगे जिसकी चालकता आपको ज्ञात करनी है तो आपके पास L तथा A के शुद्ध मान होंगे। तो प्यारे बच्चों, मुझे लग रहा है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें तो चालकता ज्ञात करनी है और ये फार्मूला हमारा इस रूप में है, तो कैसे करेंगे इसको, कैसे परिवर्तित करते हैं चालकता के रूप में। आप देखिए इसी फार्मूले को मैं लिख रहा हूं। हम जानते हैं चूंकि जो यहां पर हमने लिखा है चालकता के बराबर होता है 1/, विशिष्ट प्रतिरोध के, तो इसका अर्थ है कि जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा वो 1/, चालकता या विशिष्ट चालकत्व के बराबर होगा। तो इसमें यदि ये वैल्यूज पुट कर दी जाए तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा R = ये 1/K इंटू L/A के बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। और L/A मैंने कहा किसी चालक सेल के लिए एक कांस्टेंट है, क्योंकि मैं बार बार नए नए विलयन डालूंगा इस पर और सब विलयनों के एक एक करके क्या निकालूंगा, चालकता ज्ञात करूंगा। तो सब विलयनों के लिए L/A का मान तो कांस्टेंट रहेगा ना, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट तो फिक्स है ना, बस केवल बदलना क्या है कि जिस आयनिक विलयन की आपको चालकता ज्ञात करनी है उसे इसके अंदर भर दो, यही तो करना है। तो L/A क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो गया, और इसको हम ले लेते हैं कैपिटल G से निरूपित करते हैं। हम कहते हैं जहां L/A बराबर एक कैपिटल G ले लिया, ये हमारा क्या है, नियतांक। तो यहां पे वैल्यूज रखें, R = G अपॉन क्या आ गया, K। एक तो ये फार्मूला आ गया। यहीं से आप चाहें तो किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, K की वैल्यू, चालकता की वैल्यू, वो हो जाएगी G/R के। ध्यान रखिएगा आप, ये जो G है ये L/A के बराबर है, जहां L चालकता सेल की लंबाई है, उसमें जो भी हम आयनिक विलयन भरेंगे उस विलयन की लंबाई है, और A उसकी एकांक परिच्छेद का क्या है, क्षेत्रफल है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी आयनिक विलयन की चालकता को ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इसे एक बार नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने ज्ञात करा कि किस प्रकार से हम, कोई हमारे पास आयनिक विलयन है उसका प्रतिरोध किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अभी तक केवल हमने बात करी कि आयनिक विलयन की प्रतिरोधकता या चालकता को ज्ञात करने के लिए हम चालकता सेल कैसे प्रयोग में लाते हैं, कैसे चालकता सेल के द्वारा हम आयनिक विलयन की चालकता को ज्ञात कर सकते हैं। अब एक प्रश्न आपके दिमाग में जरूर ये आ रहा होगा कि आखिर सर हमें चालकता सेल की क्यों आवश्यकता पड़ती है। चालकता सेल का अर्थ है कि जिसमें हम आयनिक विलयन को डाल करके उसकी चालकता ज्ञात करें, तो हमें चालकता सेल की आवश्यकता क्यों पड़ती है। चालकता सेल की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि हम किसी आयनिक विलयन को सीधे ही किसी परिपथ में जोड़ करके उसका प्रतिरोध ज्ञात नहीं कर सकते। अब पहली बात तो हम किसी अज्ञात प्रतिरोध का, किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात कैसे करते हैं। तो आपने इसके लिए क्लास 12th फिजिक्स में ही एक पढ़ा होगा एक्सपेरिमेंट, जिसे हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा हम कह सकते हैं उपकरण है जिसकी सहायता से हम किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। तो
तो अभी हमारा जो टॉपिक लास्ट में हमने कैलकुलेट किया था वो था R बराबर G अपॉन के होता है हमारा चालकता, G हमारा होता है सेल चालकता नियतांक, और आप जानते हैं G बराबर होता है L अपॉन A के। ध्यान रखिएगा, ये चालकता सेल के लिए फिक्स हो गया, एक बार मान ज्ञात कर लिया तो हर के लिए आप उसी को प्रयोग करेंगे, क्योंकि आपने चालकता सेल में केवल आयनिक विलयन परिवर्तित करना है, चालकता सेल तो पूरा वही रहेगा। तो R इज इक्वल टू G अपॉन के, तो हमें चालकता ज्ञात करनी है तो K बराबर रहेगा G अपॉन R। अब G की वैल्यू तो मैंने कहा आपको पता चल गई, L अपॉन A का मान पता चल गया तो G पता चल गया। अब बात आती है आखिर R को कैसे ज्ञात करेंगे। जब आप R ज्ञात करेंगे तभी तो आपको चालकता पता चलेगी। तो आयनिक विलयन का प्रतिरोध ज्ञात करने का क्या तरीका है, मेन जो कॉन्सेप्ट है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो समझते हैं सबसे पहले। अब ये हमारा होता है व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु प्यारे बच्चों यह आपने पढ़ा होगा क्लास 12th फिजिक्स में ही पढ़ा होगा, विद्युत धारा वाले चैप्टर में आपने पढ़े होंगे। तो ये क्या चीज है व्हीटस्टोन सेतु, इसे समझिए। व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसा उपकरण है जिसमें यह कहा गया है कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं पर प्रतिरोध लगा दिए जाए और उसके एक विकर्ण पर गैल्वेनोमीटर तथा दूसरे विकर्ण पर एक सेल और एक कुंजी लगा दी जाए तो इस व्यवस्था को हम कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु। क्या कहा मैंने, परिभाषा तो आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, यहां पर उसकी एप्लीकेशन देखिए। मैंने कहा यदि कोई एक समांतर चतुर्भुज ले तो समांतर चतुर्भुज में ऐसे ले सकता हूं, ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया। मैंने कहा समांतर चतुर्भुज की चार भुजाओं पर आपने क्या लगा देने, चार प्रतिरोध लगाने। तो ये मैंने यहां पर क्या लगा रहा हूं, ये चार भुजाएं थी, 1 2 3 4। अब चार प्रतिरोधों में मुझे जिस प्रतिरोध का आप कह सकते हैं जिस चालक का, जिस कंडक्टर का प्रतिरोध ज्ञात करना है उसे मैं किसी भी एक भुजा पे लगा लेता हूं। तो मैंने मान लेते यहां पर मैं लगा रहा हूं चालक सेल या चालकता सेल। तो यहां पर मैंने लगा दिया, ये मैंने क्या लगा दिया, ये है चालकता सेल। अब चालकता सेल का अर्थ यह हुआ कि एक ऐसा सेल जिसमें ऐसा विलयन भरा हुआ है जिसकी चालकता आप ज्ञात करना चाह रहे हैं, वो चालकता सेल यहां लगा दिया। अब इधर की ओर हम जो कह सकते हैं कि एक प्रतिरोध लगाते हैं, जो ज्ञात प्रतिरोध होता है उसे हम लगते हैं वेरिएबल। ये ऐसा एक निशान लगाने का अर्थ है यह परिवर्ती प्रतिरोध है। आप जब चाहें इस प्रतिरोध के मान को परिवर्तित कर सकते हैं। यहां पर हमने एक और प्रतिरोध लगा दिया, यहां पर भी एक प्रतिरोध और लगा दिया। अब इन प्रतिरोधों के आपको मान रखने हैं। तो पहला हम स्टेटमेंट पूरा करते हैं। व्हीटस्टोन सेतु का स्टेटमेंट है यदि किसी समांतर चतुर्भुज की चार भुजाओं पर चार प्रतिरोध लगा दिए जाएं, तो मैंने लगा दिए, एक प्रतिरोध ये जो चालकता सेल के रूप में, दूसरा ये परिवर्ती प्रतिरोध, तीसरा ये प्रतिरोध और चौथा ये प्रतिरोध, ये लगा दिए मैंने। मान लेते हैं इस वाले को मान को मैं R1 से प्रदर्शित कर रहा हूं या R2 ले लीजिए आप। ये R2 है चालकता सेल का प्रतिरोध, ये परिवर्ती प्रतिरोध क्या है, R1 है। इस सेल का मान मैंने कहा मान लेते हैं हम रखेंगे यहां पर, ये R1 है, R2 है, ये R3 ले लेते हैं और ये ले लेते हैं R4। ऐसा मैंने ले लिया तो चार प्रतिरोध लग गए। फिर से दोबारा स्टेटमेंट में आ रहे हैं हम कि व्हीटस्टोन सेतु के अनुसार जब किसी समांतर चतुर्भुज की चार भुजाओं पर चार प्रतिरोध लगा दिए जाएं और उसके एक विकर्ण, विकर्ण क्या होते हैं, विपरीत भुजाओं को आपस में जोड़ दें तो ये विकर्ण कहलाता है। तो एक विकर्ण पर यदि मैं लगा दूं गैल्वेनोमीटर, तो मैंने किस पर लगाया, यहां पर लगा दिया गैल्वेनोमीटर। ये विकर्ण यहां लाया, ये ऐसे, ये ऐसे, ये हमारा है गैल्वेनोमीटर। तो एक विकर्ण पर गैल्वेनोमीटर और दूसरे विकर्ण पर, दूसरा विकर्ण क्या है, यहां से ये वाले विकर्ण को सीधे जोड़ दूं। तो सीधे जोड़ूंगा तो ये डायग्राम कुछ घिचर पिचर हो जाएगा। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम इस तरीके से जोड़ देते हैं। दूसरे विकर्ण पर हमने क्या जोड़ दिया, एक बैटरी जोड़ दीजिए या एक सेल जोड़ दीजिए इस प्रकार से, और साथ में आपने क्या लगा दिया, कुंजी लगा दी। तो ये जो हमारी व्यवस्था होती है इसे हम कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु। फिजिक्स में आप डिटेल में पढ़िएगा, मैंने पूरी फिजिक्स आपके कंप्लीट करा रखी है, आप देखिए वहां जाकर के।
तो ये स्टेटमेंट कहता है कि यदि ये गैल्वेनोमीटर, ये सेतु क्या है, ये जिस पर हमने गैल्वेनोमीटर लगाया है इसे हम कहते हैं सेतु। सेतु यानी कि आप जानते हैं पुल, किन दो पॉइंट्स के बीच में, ऊपर और नीचे के बीच में। और यह सिद्धांत कहता है यदि इन दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है यदि वो शून्य हो जाए, और यदि विभवांतर शून्य होगा तो गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो ठीक उसी स्थिति के लिए जब गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप न हो, इस सेतु में कोई धारा प्रवाहित न हो, तब किन्हीं भी दो प्रतिरोधों का जो अनुपात होगा वो अन्य दो प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होगा। और कौन से दो? ये जो संलग्न भुजाएं हैं इनकी। यानी कि मैं कह सकता हूं कि प्रतिरोध ये क्या हो गया, इसको मैंने लिया R2, तो ये होगा R2 बटे R1 बराबर, यहां R2 ये वाला लिया, R1 ये, तो ये इसके बराबर होगा R4 बटे R3 के बराबर होगा। ये व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। और इसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं। कोई चालक है, उसका प्रतिरोध आपको ज्ञात नहीं है, आपको ज्ञात करना है, तो आप यहां पर उसको लगा लीजिए, यहां पर अज्ञात लगा लीजिए, यहां पर परिवर्ती प्रतिरोध लगा दीजिए, यहां पर दो ज्ञात प्रतिरोध आपके होने चाहिए। परिवर्ती प्रतिरोध को क्यों यहां पर परिवर्ती प्रतिरोध लगाया प्यारे बच्चों? जिससे कि इसके प्रतिरोध के मान को परिवर्तित करते रहिए और एक ऐसी स्थिति ज्ञात कीजिए जिसमें गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित न हो, कोई विक्षेप न हो, तब यह सेतु संतुलन की स्थिति में होगा। और तब R2/R1 बराबर R4/R3 के बराबर होगा। जब व्हीटस्टोन ब्रिज लेते थे तो वहां लिखते थे PQRS, तो होता था P/Q बराबर R/S। वहां हम ऐसे लेते थे फिजिक्स में, तो यहां हमने इसको ठीक इसी प्रकार से ले लिया। तो कंडीशन क्या है, संतुलन की स्थिति में क्या लिखते हैं, सेतु संतुलन की स्थिति में यह कंडीशन हमारी क्या होगी, फुलफिल होगी। अब ये फुलफिल होगी तो यहां से हमें क्या निकालना है, हमें तो चालकता सेल का प्रतिरोध ज्ञात करना है जो कि क्या बराबर है, R2 के बराबर है। तो यहां से आप निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा वो, R2 इज इक्वल टू, ये R1 की इधर गुणा हो जाएगी तो ये आ जाएगा R1 मल्टीप्लाई R4 अपॉन क्या आ जाएगा, R3 आ जाएगा। इस प्रकार से हम अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। और इस चालकता सेल का आपको प्रतिरोध पता चल गया, इस प्रतिरोध का मान इस सूत्र में रखेंगे, G का मान तो आपको पता है, G बराबर L अपॉन A है, उसकी वैल्यू आपको पहले से पता है, तो वैल्यूज रखिए, चालकता सेल का क्या पता चल जाएगा, चालकता पता चल जाएगी। तो इस प्रकार से हम व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से प्रतिरोध ज्ञात करेंगे और प्रतिरोध के मान को इस सूत्र में रख करके हम क्या कर सकते हैं, उस आयनिक विलयन की चालकता को ज्ञात कर सकते हैं। तो इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी, काफी आसान है। अब जब हम चालकता को परिभाषित करते हैं तो चालकता का यह सूत्र तो ठीक है, K बराबर है G/R। अब चालकता को बहुत बार हम प्रदर्शित करते हैं जिसे हम कहते हैं मोलर चालकता। तो अब हमारा अगला टॉपिक है जिसको हम समझेंगे मोलर चालकता। मोलर चालकता, तो ये आ गया। अब आपको ध्यान रखना, ये मोलर चालकता जब हम कह रहे हैं तो ये मोलर चालकता विलयन की होगी। किसकी? विलयन की, विलयन की। और कौन सा विलयन? आयनिक विलयन। थोड़ा और इसको ऐड कर देते हैं, आयनिक विलयन की मोलर चालकता की बात कर रहे हैं। तो क्या है आयनिक विलयन की मोलर चालकता? मोल शब्द आपको पता होना चाहिए। मोल का अर्थ होता है कि एक मोल क्या है, एक संख्या है। अब मोल का अर्थ एक संख्या है, तो जब हम इसे आयनों के लिए कहेंगे तो आप समझ जाएंगे वो हम आयनों की बात कर रहे हैं। एक मोल आयन मतलब जो मोल संख्या है वो है 6.022 गुणा 10⁻23। और ये हमारी क्या होती है, आवागाद्रो संख्या। क्या कहा मैंने कहा चूंकि एक मोल बराबर होता है 6.022 गुणा 10⁻23, ये हमारा एक मोल होता है। जब हम मोलर चालकता कहेंगे तो इसका अर्थ है कि जो हमारे पास विलयन है, उस विलयन में जो विलेय पदार्थ है उसकी मात्रा कितनी है, 1 मोल। और उसके कारण जो विलयन की चालकता उत्पन्न होगी, विलयन में जो चालकता उत्पन्न हो जाएगी, उसे ही हम कहेंगे उसकी मोलर चालकता। तो परिभाषा किसी प्रकार से देंगे, हम लिख सकते हैं कि किसी विलयन के एकांक आयतन
में उपस्थित विलेय के एक मोल विलेय के एक मोल द्वारा उत्पन्न चालकता शक्ति को विलयन की मोलर चालकता कहते हैं। मोलर चालकता कहते हैं। तो क्या कहा हमने? किसी विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के एक मोल द्वारा, विलेय आपने कितना मिलाया? विलेय कैसा होगा? वैद्युत अपघट्य होगा, जो कि विलयन में जाकर के, विलायक में जाकर के क्या हो जाए? धन और ऋण आयनों में परिवर्तित हो जाए। तो किसी विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के एक मोल द्वारा उत्पन्न चालकता शक्ति, आपको शक्ति यदि ये थोड़ी जटिल लगे तो सीधे यहां से लिख लिए, एक मोल द्वारा उत्पन्न चालकता को विलयन की मोलर चालकता कहते हैं। शक्ति की भी कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? मोलर चालकता को परिभाषित कर सकते हैं। अब इसे किससे निरूपित करते हैं? इसे लैम्डा से। और लैम्डा के लिए यहां पर क्या करना है? आपने जो निशान आएगा वो इस प्रकार से आएगा, लैम्डा m से निरूपित करते हैं, निरूपित या प्रदर्शित करते हैं। तो सूत्र क्या है? सूत्र अब क्यों हमने क्या करा? अब केवल चालकता की बात नहीं हो रही, अब हो रही है मोलर चालकता की। तो मोलर क्योंकि चालकता तो हमने यहां k से प्रदर्शित करा था, अब मोलर चालकता क्या होगी? इसे लिखते हैं लैम्डा m। इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिखेंगे, लैम्डा m बराबर होता है K/cm। अब ये क्या क्या चीजें हैं ये भी समझ लीजिए। ये लैम्डा m तो क्या है? हमारी मोलर चालकता, लिख भी लेते हैं। लैम्डा m क्या है? मोलर चालकता। सेकंड हम कहें K, आप जानते हैं ये हमारी होती है चालकता को प्रदर्शित करता है, जिसे आप विशिष्ट चालकत्व भी कहते हैं। और तीसरा Cm, ये है विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता, यह भी ध्यान रखना है। अब इसका मात्रक क्या होगा? तो जो मोलर चालकता है, इसका जो मात्रक है वो इन दोनों के मात्रकों पर निर्भर करेगा। अब यदि मैं कहूं कि जो चालकता है, चालकता का मात्रक क्या होता है? तो चालकता का मात्रक होता है, हमने वहां बताया था सीमेंस। जो चालकत्व का मात्रक होता है वो होता है सीमेंस, और चालकता का मात्रक होता है सीमेंस पर मीटर, इसके बराबर होता है। दूसरा है विलयन की सांद्रता। अब विलयन की सांद्रता क्या होती है? विलयन को यदि हम उसका आयतन मीटर क्यूब में निकालें तो 1 मीटर क्यूब जो विलयन का आयतन है उसमें विलेय के कितने मोल उपस्थित हैं, वही क्या होती है? विलयन की सांद्रता होती है। और विलयन की सांद्रता को हम कई तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। हमने पिछले चैप्टर में पूरा डिटेल में उसको समझा था कि उसको हम मोलरता से, मोललता से, मोल प्रभास से, मोल अंश से, काफी चीजों से, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, कई तरीके से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर हम सीधे ले रहे हैं विलयन की सांद्रता, और विलयन की सांद्रता का हम मात्रक ले रहे हैं मोल प्रति मीटर क्यूब। इसको वैसे ही लिखें, इंग्लिश में हमने यहां पर लिखा है तो इसको भी इंग्लिश में ही लिख लेते हैं। तो ये लिखते हैं मोल पर मीटर क्यूब। ये यदि यहां पर रखें, क्योंकि ये लैम्डा m मोलर चालकता बराबर क्या है? K/cm। K को किस में नापा है? सीमेंस पर मीटर में, बटे ये cm यानी कि विलयन की सांद्रता को किस में नाप रहे हैं? मोल पर मीटर क्यूब में, तो मोल पर मीटर क्यूब। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? मोलर चालकता का सूत्र ये ऊपर चले जाएगा, तो इस m से इसमें से 3 में से 1 घात कटेगी तो 2 आ जाएगी, तो यह आ जाएगा s मीटर स्क्वायर अपॉन मोल। तो यहां हमारा क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम मोलर चालकता को समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हमने 2 चीजें समझी कि पहला हमारे पास सूत्र तो आ गया था, पर उसमें प्रतिरोध हमारे पास आया था। प्रतिरोध को ज्ञात कैसे करेंगे वो हमने कहा उसके लिए व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग करेंगे, जो आप फिजिक्स में डिटेल में उसको पढ़ सकते हैं। और
इसके बाद हमने दूसरी चीज समझी मोलर चालकता क्या होती है, और मोलर चालकता में हमने देखा कि जो सूत्र हमारा निकल के आता है वो लैम्डा, इसे कहते हैं हम लैम्डा। लैम्डा एम बराबर होता है के अपॉन सी एम, जहां के प्रदर्शित करता है चालकता को और सीएम प्रदर्शित करता है विलयन की सांद्रता को। अब बहुत सी जगहों पर ये विलयन की सांद्रता को आप देखेंगे मोलरता के पदों में व्यक्त किया जाता है। तो जहां पर हम न्यूमेरिकल जब करेंगे तो देखेंगे यदि इसे जब विभिन्न रूपों में प्रदर्शित करेंगे तो कैसे इस वाले फार्मूले में चेंजेस आते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है आपको ये दोनों टॉपिक आसानी से समझ में आ गए होंगे, जिसमें पहला हमने आपको बताया था कि किसी आयनिक विलयन की चालकता को कैसे ज्ञात किया जाता है, तो वहां हमने ये फार्मूला निकाला था, और साथ ही इसमें प्रतिरोध आर के मान को ज्ञात करने के लिए हमने व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग करा, और लास्ट में हमने समझा मोलर चालकता क्या होती है। तो यदि आपके इस टॉपिक से संबंधित कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।